नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती मनपा के आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर ने मनपा की आय को बढ़ाने हेतु मनपा क्षेत्र में रहने वाली संपत्तियों पर लगाए जाने वाले संपत्ति कर की दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया था, जिसके तहत संपत्ति कर की दरों में 40% की वृद्धि की गई थी, जिसका हर स्तर पर विरोध किया जा रहा था। साथ ही आज यह मुद्दा जिला नियोजन समिति की बैठक में भी जमकर गूंजा, जब पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व अमरावती के जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने यह मुद्दा उठाया और संपत्ति कर की दरों में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की मांग उठाई, जिसे डिप्टी सीएम व पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत स्वीकार किया। ऐसे में अब अमरावती मनपा में लागू की गई संपत्ति कर की दर वृद्धि स्थगित हो गई है और पुरानी दरों से ही संपत्ति धारकों को संपत्ति कर अदा करना होगा। जिला पालक मंत्री के तौर पर पहली बार डीसीपी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमरावती आए उप मुख्यमंत्री फडणवीस के सामने पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने संपत्ति कर की दर वृद्धि का मामला उठाते हुए इसे अन्यायकारक बताया और इसे तुरंत वापस लिए जाने की मांग की, जिसे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऑन द स्पॉट स्वीकार किया। जिला नियोजन समिति की बैठक में पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने विगत लंबे समय से प्रलंबित पड़े बेलोरा विमानतल के विस्तार व विकास से संबंधित काम का मुद्दा भी उपस्थित करते हुए कहा कि इस विमानतल पर बनाए जा रहे 1372 मीटर लंबे रनवे की लंबाई को बढ़ाकर 1872 मीटर किया जाना चाहिए, जिस पर 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे, लेकिन यहाँ पर हमेशा के लिए लंबे रनवे की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बेलोरा विमानतल पर नाइट लैंडिंग से संबंधित कामों का क्या हुआ यह जानना चाहा, जिसके बाद विमानतल अधिकारियों द्वारा उन्हें बताया गया कि टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरा करने के बाद नाइट लैंडिंग का काम किया जाएगा, जिस पर डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि टर्मिनल बिल्डिंग का काम बाद में भी पूरा हो सकता है, पहले नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही इस बैठक में जिले की सांसद नवनीत राणा ने अमरावती मनपा क्षेत्र में 295 करोड़ रुपए की लागत से चलाई जाने वाली अमृत योजना का विषय उपस्थित किया और बडनेरा से धारणी की ओर जाने वाले रास्ते को राष्ट्रीय महामार्ग का दर्जा दिए जाने की मांग उठाते हुए चिखलदरा में विकास हेतु सिडको को 500 करोड़ रुपए की निधि दिए जाने की बात की। वहीं विधायक राजकुमार पटेल ने धारणी क्षेत्र के दुर्गम गाँवों में स्थानीय युवाओं को शिक्षक और स्वास्थ्य सेवक के तौर पर मौका दिए जाने का प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने भी समर्थन किया। या बैठकीमध्ये बरेच मुद्दे आपण सगळ्यांनी नोंद मांडलेले आहेत। खरं म्हणजे आपण मंचावर बसलेले किंवा समोर बसलेले आपण सगळे लोक एकत्रितपणे या जिल्ह्याच्या विकासाकरता जबाबदारी आहोत आणि उत्तरदायी देखील आहोत। आज वेगवेगळे जे काही मुद्दे आले आहेत, हे सगळे मुद्दे काही एकत्रित निकाली निघू शकणार नाही, पण टप्प्याटप्प्यानं हे सगळे मुद्दे निकाली काढायचा आपला प्रयत्न असेल। जिला नियोजन समिति की बैठक के बाद जिलाधीश कार्यालय में बुलाई गई पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चूंकि वित्त मंत्रालय भी उनके ही पास है और वे अमरावती जिले के पालक मंत्री हैं, ऐसे में अमरावती शहर सहित जिले के विकास हेतु किसी ने भी पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को वे भरसक प्रयास करते हुए अपनी ओर से मंजूर करेंगे और यहाँ के विकास कामों को गतिमान किया जाएगा। काही तक्रारी देखील प्राप्त झाल्या आहेत, त्या संदर्भात उचित माहिती घेण्याचे आदेश मी प्रशासनाला दिले आहेत। एकूणच अमरावती शहर आणि अमरावती जिल्हा मिळून विविध प्रकारचे जे काही प्रश्न आहेत ते प्रश्न माझ्यासमोर मांडण्यात आले। मग आरोग्याच्या संदर्भातले प्रश्न असतील, मेळघाटमधले प्रश्न असतील, शहरातल्या इरिगेशनचा प्रश्न असेल, रस्त्यांचा प्रश्न असेल किंवा रुग्णालयाचा आपल्या सुपर स्पेशालिटीचा सगळे विषय या ठिकाणी मांडण्यात आले। त्या संदर्भात योग्य ते आदेश मी देतो आहे आणि ज्या ठिकाणी राज्य सरकारकडनं मदत करण्याची आवश्यकता आहे त्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून मदत आम्ही करू। वहीं इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री व जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस का विशेष सरकारी विमान के जरिए बेलोरा विमानतल पर आगमन हुआ, जहां पर भाजपा पदाधिकारी व स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनका भावभीना स्वागत किया गया। इस समय पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, विधायक प्रताप अड़सठ, अमरावती रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा, जिलाधीश पवनीत कौर, जिला परिषद के सीईओ अविशान पंडा, संभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे, शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह तथा मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर सहित अनेकों अधिकारी उपस्थित थे।
इससे पहले नागपुर में जिला नियोजन समिति की बैठक पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनती की गई है और कुछ छोटे मोटे काम पूरा होते ही महामार्ग के विधिवत उद्घाटन की तारीख घोषित की जाएगी। साथ ही उन्होंने नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 75 वर्ष पूर्ण होने उपलक्ष्य में फंड देने की बात कबूल की और मेयो अस्पताल को भी हॉस्टल व अन्य कामों के लिए फंड दिए जाने की बात कही। इसके अलावा आज अकोला जिले के दौरे पर रहते समय उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री तथा अकोला के जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में जल युक्त शिवार योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कम से कम 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आज अकोला जिले के दौरे पर रहते समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों अकोला जिलाधीश कार्यालय की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन भी किया गया। इस समय उन्होंने पुलिस महकमे से पारदर्शक कामकाज करने का आह्वान किया। मार्च 2020 में कोविड संक्रमण की महामारी के चलते खतरे को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था और पूरे देश में रेलगाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया था। पश्चात कोविड संक्रमण का खतरा घटने और लॉकडाउन को शिथिल किए जाने के बाद सभी रेल सेवाओं को धीरे धीरे बहाल किया गया, लेकिन अमरावती जबलपुर ट्रेन को बंद ही रखते हुए इस रेल सेवा को नागपुर से जबलपुर के बीच सीमित कर दिया गया। ऐसे में विगत 2.5 वर्षों से अमरावती वासी अपने अधिकार की जबलपुर ट्रेन वापस मिलने हेतु संघर्ष कर रहे थे और यह संघर्ष अब कहीं जाकर फलीभूत हुआ है, क्योंकि भारतीय रेलवे बोर्ड व मध्य रेल ने शनिवार 8 अक्टूबर से अमरावती जबलपुर ट्रेन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। ऐसे में कल शनिवार 8 अक्टूबर की शाम 4:45 बजे यह ट्रेन एक बार फिर अमरावती रेलवे स्टेशन से जबलपुर के लिए रवाना होगी। वहीं इससे पहले आज शुक्रवार 7 अक्टूबर को जबलपुर से रवाना होने वाली ट्रेन कल शनिवार 8 अक्टूबर की सुबह नागपुर में आखिरी स्टॉप लेने की बजाय नागपुर से आगे बढ़कर अपने अंतिम गंतव्य अमरावती रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, जहां से उसकी वापसी की यात्रा शुरू होगी। ऐसे में करीब 2.5 वर्ष के लंबे अंतराल पश्चात अमरावती व जबलपुर के बीच एक बार फिर रेल कनेक्टिविटी स्थापित होगी। अमरावती जबलपुर ट्रेन के दोबारा शुरू होने को लेकर कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत द्वारा दावा किया गया है कि यह ट्रेन हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। यह बात जिले के दोनों सांसदों को पता नहीं थी। ऐसे में इस ट्रेन को दोबारा शुरू करने के लिए कांग्रेस ने ही मॉडल रेलवे स्टेशन पर हनुमान चालीसा का पठन करते हुए आंदोलन किया था और इस आंदोलन की वजह से ही यह ट्रेन शुरू हुई है। ऐसे में इसका पूरा श्रेय शहर कांग्रेस को मिलना चाहिए। महानगर पालिका, जिला परिषद व नगर परिषदों के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल इन दिनों अमरावती जिले का स्थानीय क्षेत्र निकाय निहाय तूफानी दौरा कर रहे हैं, जिसके तहत वे अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत अमरावती मनपा क्षेत्र सहित दरियापुर, अंजनगांव, अचलपुर नगर पालिका क्षेत्र में उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के संदर्भ में विचार विमर्श किया। शिवसेना नेता तथा पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल द्वारा दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में शिवसेना की ओर से शिव तीर्थ पर आयोजित सम्मेलन को बेहद सफल बताते हुए कहा गया कि इस सम्मेलन में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा दिया गया भाषण भी बेहद शानदार रहा, जिसे देखकर और सुनकर विरोधियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है और विरोधियों की नींद भी उड़ गई है। साथ ही गत रोज हुए दशहरा सम्मेलन से यह भी साफ हो गया है कि असली शिवसेना कौन है और इस सम्मेलन ने यह बता दिया है कि महाराष्ट्र की जनता और शिव सैनिक अब भी उद्धव ठाकरे के साथ पूरी मजबूती के साथ बने हुए हैं। स्थानीय विश्राम गृह में आज बाल मजदूर मुक्त राज्य स्तरीय परिषद का प्रारंभ पूर्व मंत्री बच्चू कडू की उपस्थिति में हुआ। इस समय शिक्षा कार्यकर्ता हेमांगी जोशी व बाल अधिकार अलायंस के डॉक्टर सतीश गोगुलवार एवं दिशा के प्रवीण खान पासोले प्रमुखता से उपस्थित थे। परिषद की मेजबान अपेक्षा होमियो सोसाइटी गुरुकुल मोजरी की प्रकल्प संचालक संजीवनी ठाकरे ने इस आयोजन की प्रस्तावना रखी। शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना द्वारा आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अमरावती दौरे के दौरान तपोवन चौक पर ध्यानाकर्षण आंदोलन करते हुए कहा गया कि यद्यपि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालक मंत्री के रूप में जिम्मा संभाला है, लेकिन अब तक जिले में नागरिकों की शिकायत और प्रशासकीय काम के लिए पालक मंत्री का कार्यालय अस्तित्व में नहीं आया है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ ने बिना कोई ठोस कारण बताए पीएचडी प्री एंट्रेंस टेस्ट के लिए 638 विद्यार्थियों के आवेदन खारिज कर दिए। इस बात को देखते हुए गुस्से में आए छात्र छात्राएं सीधे विद्यापीठ के पास जा धमके और अखिल भारतीय छात्र महासंघ के बैनर तले विद्यार्थियों ने विद्यापीठ प्रशासन से इसकी वजह पूछी। रेलवे ने 130 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की श्रेणी सुपरफास्ट कर दी। इससे न केवल तेज गति से यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकेंगे, लेकिन इसके साथ ही रेलवे ने चुपचाप ऊंचे दर्जे के किराए में बढ़ोतरी भी कर दी है, जिससे शयनयान श्रेणी का टिकट 30 रुपए से बढ़ गया है। वहीं AC 1 और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 40 से 75 रुपए प्रति व्यक्ति बढ़ाए जाने की जानकारी स्थानीय मॉडल रेलवे स्टेशन के काउंटर पर मौजूद अधिकारियों द्वारा दी गई। यह मूल्य वृद्धि विगत 1 अक्टूबर से लागू कर दिए जाने की जानकारी है। साथ ही खानपान, सुरक्षा और सुविधा की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। दशहरे के बाद दीपावली व अन्य त्योहारों की रेलचल रहने के चलते अक्टूबर माह में छुट्टियों की भरमार है। राज्य की सभी बैंकों में इस माह 8 दिन की छुट्टी रहेगी। वहीं कुछ राज्यों में यह आंकड़ा 11 दिन का हो गया है, जिसमें रविवार की साप्ताहिक छुट्टी भी शामिल है। हालांकि अब ऑनलाइन सेवाओं की काफी भरमार हो गई है, अतः बैंक बंद रहने की वजह से आर्थिक लेन देन से संबंधित व्यवहार पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता।
यवतमाल जिला अंतर्गत वणी निवासी किसान पुत्र हर्षल नक्सेने नामक युवक द्वारा ऑटोमोबाइल की दुनिया को बदल कर रख देने वाले वाहन का आविष्कार किया गया है। हर्षद और उसके साथियों ने मिलकर सोनिक 1 कार बनाई है जो हाइड्रोजन पर चलती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। यह कार 1 लीटर हाइड्रोजन द्रव्य में 250 किलोमीटर तक चलती है और 1 लीटर लिक्विड हाइड्रोजन 150 रुपए में मिलता है। हर्षल ने विदर्भ में ही इस कार का बड़े प्रमाण पर उत्पादन करने का निर्णय लिया है और उन्होंने अपनी तकनीक का पेटेंट भी करा लिया है। वाहन निर्माण क्षेत्र के जानकार इस आविष्कार को गेम चेंजर बता रहे हैं। संपत्ति खरीदी बिक्री कार्यालय में दशहरा और दिवाली का सीजन होने से 10 की संख्या बढ़ने के बीच आधार कार्ड लिंक की शर्त ने सभी को परेशान कर रखा है। सर्वर डाउन होने की भी शिकायत रहती है, जिसके कारण खरीदी बिक्री के दस्तावेज का पंजीयन करने आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस बारे में अमरावती की तीनों निबंधकों द्वारा मंडल न्यूज को बताया गया कि पुणे संचालनालय से आधार लिंक की शर्त को अमल में लाना शुरू किया गया है, जिससे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। कोरोना के बाद एसटी निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से रुकी बसों की रफ्तार अब सरपट हो गई है, जिससे जिले और संभाग में एसटी निगम की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। त्योहारों के सीजन में राज्य परिवहन निगम के अमरावती विभाग को 8 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की आय होने की जानकारी नियंत्रक श्रीकांत गबने द्वारा दी गई। विगत सितंबर माह में ही अमरावती डिपो का कलेक्शन सबसे अधिक 1 करोड़ 59 लाख रुपए रहने की जानकारी है। 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव के दौरान स्थापित की गई देवी दुर्गा और देवी शारदा की प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर अब दशहरा के पर्व से शुरू हो गया है, जिसके तहत शहर के अलग अलग सार्वजनिक दुर्गोत्सव और शारदोत्सव मंडलों द्वारा पुलिस महकमे की ओर से मिली तारीखों पर बड़ी धूमधाम के साथ अपने द्वारा स्थापित देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। आज सरोज चौक से सराफा बाजार परिसर के बीच स्थापित 5 नामांकित मंडलों की देवी प्रतिमाओं को बड़े गाजे बाजे के साथ विसर्जन हेतु जुलूस के जरिए निकाला गया और इन देवी प्रतिमाओं का बड़ी धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया। दाऊदी बोहरा समाज द्वारा आज ईद ए मिलाद के पर्व पर भव्य जुलूस निकाला गया। सुबह 8:30 बजे दाऊदी बोहरा मस्जिद से बोहरा स्काउट बैंड के साथ निकाला गया जुलूस शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस दाऊदी बोहरा मस्जिद पहुंचा, जहां पर जुलूस का समापन किया गया। इस समय सभी समाज बंधुओं ने एक दूसरे को ईद ए मिलाद के पर्व की शुभकामनाएं दी और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप द्वारा कल गुरुवार 6 अक्टूबर की रात 9:30 बजे दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मांगीलाल प्लॉट स्थित गगन निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रुप के सभी सदस्यों ने शामिल होकर एक दूसरे को दशहरा पर्व की बधाइयां व शुभकामनाएं दी। धामनगढ़ रेलवे में रहने वाली 27 वर्षीय युवती ने किसी से कोई ऑनलाइन कर्ज नहीं लिया था, लेकिन इसके बावजूद उस पर 3 गुना राशि लौटाने का दबाव बनाया जा रहा था और राशि लौटाने से इनकार करने पर उसके छायाचित्रों को मॉर्फिंग करते हुए वायरल किया गया। यह मामला धामनगढ़ रेलवे में उजागर हुआ है। युवती की शिकायत पर दत्तापुर पुलिस ने 5 मोबाइल नंबरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की है। परतवाड़ा शहर के देवी विसर्जन जुलूस में कार्यकर्ताओं ने अखाड़ों की तलवारें और डंडे लहराए, साथ ही आग के टेम्बे भी घुमाए, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने 4 तलवारें और 2 लाठियां जब्त की। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चेन स्नेचिंग व लूटपाट जैसी घटनाएं लगातार उजागर हो रही हैं। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने वरुड़ पुलिस थाना क्षेत्र से 5 कुख्यात चेन स्नेचर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिन्होंने अब तक लूटपाट की 5 घटनाओं को अंजाम देने का अपराध कबूल कर लिया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के रविनगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब 13 साल की नाबालिग लड़की को 19 वर्ष के युवक से प्यार हो गया। साथ ही प्यार का वादा निभाने के लिए वह नाबालिग लड़की उस लड़के के साथ घर से भाग गई, लेकिन समय रहते राजापेट पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने आनंद फानंद में दोनों की तलाश शुरू की और कंवरनगर परिसर में दोनों को धर दबोचा। लड़की को बाल सुधार गृह भिजवाया गया। वहीं दूसरी तरफ 19 वर्षीय युवक अंकुश कोठारी को न्यायालय के आदेश पर जेल रवाना किया गया। मुर्शी शहर के पेटपुरा परिसर में रहने वाले 30 वर्षीय युवा किसान ने फसलों की बर्बादी और कर्ज के बढ़ते बोझ से खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान का नाम सागर ढोले बताया गया है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के नया अकोला स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर में 28 अगस्त की रात 8 बजे रास्ता पार कर रहे 65 वर्षीय सुरेश सवई नामक वृद्ध को एक मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए सुरेश सवई को इलाज के लिए पहले अमरावती के अस्पताल में भर्ती किया गया था और फिर नागपुर रेफर किया गया था, जहाँ पर इलाज के दौरान सुरेश सवई की मौत हो गई।
दरियापुर तहसील के एटकी गांव में सार्वजनिक मंडल की नवदुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए मैसगांव स्थित पूर्णा नदी की ओर ले जाते समय मोटरसाइकिल से नियंत्रण छूट जाने के कारण हुए हादसे में एटकी निवासी 60 वर्षीय रघु सिंह धुमाले की मौत हो गई। वहीं 52 वर्षीय गजानन सांगोले गंभीर रूप से घायल हो गया। मोची निवासी कैलाश पोहोकार के खिलाफ लगातार एक के बाद एक अपराध दर्ज हुए थे। कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के बाद भी उसके व्यवहार में किसी तरह का सुधार न होता देख पुलिस ने कैलाश के खिलाफ MPDA एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे 1 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे रवाना किया। धारनी तहसील के अति दुर्गम रेहाटिया गांव में रहने वाला शिवचरण चतुर नामक मछुआरा गांव के निकट नदी में देसी बम डालकर मछलियां मार रहा था। ऐसे में एक बम उसके हाथ में ही फट गया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने बीते मंगलवार की दोपहर महादेव खोरी पुल के नीचे पुणे से मंगाई गई पनीर की खेप को पकड़ा था और उस 120 किलो पनीर को अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के हवाले किया गया था, जिसमें से 119 किलो पनीर को विभाग की ओर से नष्ट किया गया। साथ ही 1 किलो पनीर का सैंपल लैब में जांच के लिए भिजवाया गया है। वर्धा जिले की घारंजा तहसील अंतर्गत बांगड़ापुर गांव में इस समय बाघ की दहशत देखी जा रही है, जहां पर 2 दिन पहले बाघ द्वारा किए गए हमले में होरेश्वर घसाट नामक किसान की मौत हुई थी। वहीं अब बाघ ने एक बैल को अपना शिकार बनाया है। यवतमाल जिले की घाटंजी तहसील अंतर्गत देवधरी गांव में रहने वाले लोगों को अचानक ही उल्टी, दस्त व बुखार जैसी तकलीफें होनी शुरू हुई और कई लोगों की स्थिति गंभीर हो गई। ऐसे में सभी मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल व जिला अस्पताल सहित निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें से इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं डायरिया की चपेट में आए 131 लोगों पर इस समय इलाज जारी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।